अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इंडिया ने तीनों टेस्ट मैचेस में इतनी आला क्वालिटी की क्रिकेट खेली है। अगर आप देखेंगे पहले टेस्ट मैच में भी इंडिया को अगर सेशन बाय सेशन देखा जाए तो ज़्यादा सेशन जो है वो इंडिया ने जीते। लास्ट मोमेंट पर आकर इंडिया जो है मैच हार गया। लेकिन अगर आप दूसरा टेस्ट मैच देखें तो बुरी तरह इंग्लैंड को उन्होंने आउट परफॉर्म करके रख दिया। तीसरे टेस्ट मैच में फिर एक दफ़ा बड़ा ही कांटे का मुकाबला देखने को मिला और बड़े ही लास्ट मोमेंट पर जाकर जो है वो इंग्लैंड मैच जीता। तो इसके बावजूद कि इतनी आला क्वालिटी की क्रिकेट खेलने के बावजूद दो रिजल्ट उनके अगेंस्ट गए। लेकिन इस पर जो सोचने की बात यह है कि मैं नहीं समझता कोई मेजर चेंजिंग्स करने की ज़रूरत है इंडिया की प्लेइंग 11 में, या कोई बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है। अगर वो जस्ट इसी स्ट्रैटेजी के साथ जिसके साथ वो जा रहे हैं इसी के अंदर अगर थोड़ी सी अमेंडमेंट कर ले तो वो ईजिली इंग्लैंड को डिफीट देने की पोजीशन में होंगे। क्योंकि आप अगर इंग्लैंड को देखें, इंग्लैंड ने पहले से लेकर तीसरे टेस्ट मैच तक दो टेस्ट जीते ज़रूर है, लेकिन जिस तरीके की उन्हें सेकंड टेस्ट मैच में डिफीट हुई, लेकिन उन्होंने कोई पैनिक नहीं किया, किसी किस्म की कोई खातिर खा चेंजिंग नहीं की। सिर्फ एक चेंज जो बार बार हम सब कह रहे थे जो डिजर्व थी कि लाजमी वो होनी है, और वो चेंज थी जोफ्रा आर्चर की, सिर्फ वो चेंज किया। उसके अलावा उनके बॉलर, उनके बैटर एज इट इज़ वही खेले। अब शुएब बशीर अगर बाहर हुए हैं तो इसलिए कि वो इंजर्ड हो गए, लेकिन इंडिया की टीम अगर आप देखें पहला टेस्ट मैच हारती है, इतने क्लोज जाकर हारती है, उसके बावजूद फिर डिस्कशन शुरू हो जाती है। एक तो बुमराह का जो मसला है वो तो ये है कि जेन्युइन है कि वो लगातार नहीं खेल सकते, तो जाहिर है एक टेस्ट में उनको रेस्ट देना है तो आपको उनके लिए रिप्लेसमेंट चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो डिस्कशन होती है वो मुझे हैरानगी लगती है। अभी भी जो डिस्कशन चल रही है कि जी कुलदीप यादव को इन किया जाएगा, मैं नहीं समझता कुलदीप यादव का खेलना बनता है, इसलिए कि वाशिंगटन सुंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप देखें जडेजा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो क्या आप तीसरा स्पिनर लाएंगे? ये कोई अकल से मतलब अजीब ही पैदल बात लगती है कि तीसरा स्पिनर क्या करेगा आगे। भाई इंग्लैंड में दो स्पिनर बहुत हैं और आपके पास दो क्वालिटी स्पिनर मौजूद हैं, और दोनों के दोनों लड़के आपको बैट से भी परफॉर्म करके दे रहे हैं। तो ये डिस्कशन इस तरह की आती कहाँ से है, ये बड़ी सरप्राइजिंग है। अच्छा, जसप्रीत बुमराह डेफिनेटली जिस तरीके से जब सीरीज अनाउंस हुई थी तभी ये कहा गया था कि एक खेलेंगे एक नहीं खेलेंगे, तो ये उस वक्त भी सोचना चाहिए था कि यार अगर ऐसी सिनेरियो बिल्ड हो जाता है कि जहां पर आप 2-1 डाउन चल रहे हैं तो फिर आप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। और इसके ऊपर भी ज़रा डिबेट होनी चाहिए कि भाई जब एक टेस्ट के दरमियान इतना बड़ा गैप आ रहा है ऑलरेडी 7-8 दिन का, तो क्या प्लेयर के अंदर इतनी मतलब उसको यानी कि फिटनेस नहीं है कि वो मतलब 7-8 दिन के बाद खेल सके? अगर इतना ज़्यादा कंसर्न है, और फिर जिस तरीके से कहा गया कि लॉर्ड्स में भी बुमराह को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया, फिर कंपैरिजन करने वाले कभी बेन स्टोक्स से कंपैरिजन करते हैं। देखिए हर बॉलर की अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी एनर्जी, अपना क्राइटेरिया, अपना स्टेमिना होता है। आप किसी को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। अब बेन स्टोक्स का और बुमराह का क्या कंपैरिजन बनता है? लास्ट डे में बेन स्टोक्स ने बेहतर बॉलिंग की और उसने लंबे लंबे स्पेल किए क्योंकि उसको ज़रूरत भी थी और उसके अंदर इतनी एबिलिटी भी थी उस वक्त, या जान बाकी थी, उसने कर दी है। लेकिन बुमराह को अगर आप देखें कि बुमराह ने इस तरह के स्पेल जो किए हैं वो बीजीटी में किए हैं, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि वो बड़े लंबे अरसे के लिए इंजर्ड हो गए। अब इंडिया भी ये चाहता है कि वो लंबे अरसे के लिए इंजर्ड ना हो, इसलिए वो क्रूशल टेस्ट मैच में भी उन्हें बैठा देते हैं। आप देखें सेकंड टेस्ट मैच में बुमराह नहीं खेले लेकिन इंडिया ने जीत लिया। मैं ये समझता हूँ जब बुमराह इंडिया के साथ होते हैं, खेलते हैं, तो जो दूसरे लड़के हैं उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल दब जाती है और वो पता नहीं अंडर प्रेशर आ जाते हैं, उस तरीके से बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते। बुमराह के अलावा अगर वो खेलेंगे मुझे लगता है वो ज़्यादा एफर्ट करेंगे और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अब कंसर्न ये है, जो डिस्कशन मैं समझता हूँ बनती है वो ये है कि सारी प्लेइंग 11 ये ऐसी चलेगी। एक करुण नैयर है जो कि मुसलसल फ्लॉप है, उनकी जगह रिप्लेसमेंट होनी बनती है। अब वो आप साई सुदर्शन को ले आए, धरम जुरल को ले आए, या आप जो है ईश्वरन को ले आए, जिस भी लड़के को आप उस पोजीशन पर लाना चाहते हैं ले आए, लेकिन करुण नैयर की जगह मुझे लगता है कि उनकी जगह कोई ना कोई प्लेयर खेलेगा। अच्छा, अब मैंने जो प्लेयर्स के नाम लिए उसकी मैं रीज़न बाद में देता हूँ। अब इसी तरीके से अगर बॉलिंग की बात कीजिए तो बॉलिंग में मैं समझता हूँ कि सारी बॉलिंग इंटैक्ट है, ठीक है। सिर्फ बुमराह अगर नहीं खेलना उन्होंने, जैसा कि पॉसिबिलिटी है वो नहीं खेलेंगे, तो उनकी जगह अर्शदीप खेलेंगे या हर्षित राणा खेलेंगे या प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जाया जाएगा। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि भाई अर्शदीप सिंह को चांस देना बनता है। आप देखिए कि नीतीश कुमार रेड्डी एक नॉर्मल बॉलर है, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशन कहीं ना कहीं मीडियम पेसर को हेल्प आउट करती है, अगर वो थोड़ा भी बॉल स्विंग करता है, तो उन्होंने दोनों इनिंग्सों में जो बॉल किया बेहतर बॉल किया। तो मुझे लगता है कि अगर अर्शदीप सिंह को खिलाया जाएगा बुमराह की जगह तो वो बेहतर गेंद करके देंगे, बजाय ये कि आप हर्षित राणा के साथ चले जाएं या प्रसिद्ध कृष्णा के साथ चले जाएं। मुझे लगता है कि आपको एक चांस लेना चाहिए और अर्शदीप सिंह के साथ जाना चाहिए। और अगर बॉलिंग के अलावा बैटिंग की बात कीजिए तो बैटिंग में मैं ये समझता हूँ कि साई सुदर्शन का चांस दोबारा बनता है, उसको आप चांस दे सकते हैं। लेकिन एक
कंसर्न जो है वो है ऋषभ पंत की फिटनेस। अगर ऋषभ पंत मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है और वो कीपरिंग नहीं कर सकते, लेकिन बैटिंग के लिए वो समझते हैं कि वो अवेलेबल हैं, तो फिर मुझे लगता है कि धरम जुरल को इन किया जाएगा, वो विकेट कीपिंग करेंगे और जो ऋषभ पंत है वो एक बैट्समैन के तौर पर खेलेंगे। ये पॉसिबिलिटी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर ऋषभ पंत मुकम्मल फिट हो जाते हैं और वो अवेलेबल होते हैं, यानी कि कीपरिंग के लिए भी और बैटिंग के लिए भी, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि जो साई सुदर्शन को मौका मिल सकता है एक दफ़ा फिर खेलने के लिए। लेकिन अगर सिनेरियो ऐसा है कि ऋषभ पंत ठीक ही नहीं होते और वो नहीं खेलते, तब भी साई सुदर्शन को मौका मिल सकता है। ये सिर्फ एक ही सिनेरियो है जिसमें क्या है कि धरम जुरल जो है वो उसी सूरत है कि अगर उन्हें कीपरिंग करनी पड़ती है और बैटिंग भी करनी पड़ती है, एक तो वो उनका चांस खेलने का ज़्यादा इसलिए बन रहा है कि ऋषभ पंत मुझे नहीं लगता कि इस टेस्ट मैच में जो आने वाला है कीपरिंग के लिए अवेलेबल होंगे। तो जब कीपरिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे तो आपको एक विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए ही चाहिए, तो धरम जुरल खेलेंगे। अब देखना यह है कि क्या पंत बैटिंग के लिए अवेलेबल होंगे। अगर बैटिंग के लिए अवेलेबल हुए तो वो एज अ बैट खेलेंगे करुण नायर की जगह, अगर ना हुए तो फिर उनकी जगह हो सकता है साई सुदर्शन खेले। तो इसके अलावा मैं नहीं समझता इंडिया की प्लेइंग 11 में उसकी कोई टैक्टिक में कोई बहुत ज़्यादा चेंजिंग की ज़रूरत है। जस्ट स्टिक टू द बेसिक जो नॉर्मल चीज़ें हैं कि अगर आप टॉस जीतें, बैटिंग करें, रन्स लगाएं बोर्ड पर, तो इंग्लैंड को आप फंसा लेंगे। और फोर्थ इनिंग्स में अगर इंग्लैंड जाएगा और आपने अच्छा टोटल बोर्ड पर लगाया होगा, तो ज़ाहिर है जिस तरीके की कंडीशन के बारे में बात आ रही है मैनचेस्टर में, ओल्ड ट्रैफोर्ड में, वो यही है कि अर्ली ऑन जो है वो फास्ट बॉलर्स के लिए भी हेल्प होगी, थोड़ी बहुत बॉल सीम भी करेगा। लेकिन जैसे ही डे प्रोग्रेस करेंगे और थर्ड फोर्थ डे पे मैच जाएगा तो स्पिनर भी अपना रोल प्ले करेंगे, गेंद भी रिवर्स होगा, सारा कुछ होगा। तो उसमें यह है कि इंडिया के पास जो कॉम्बिनेशन बनता है वो इतनी वैरायटी बनती है, तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी किस्म का जो है टेंशन लेने की ज़रूरत है। जस्ट बेसिक पे स्टिक करें, अपने गेम पर फोकस करें, ज़्यादा एग्रेशन शो ना करें जिस तरीके से थर्ड मैच टेस्ट मैच में शो किया। तो मुझे लगता है इंडिया इजीली बीट कर सकता है इंग्लैंड को 4 टेस्ट मैच। पाकिस्तान की अगर एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात की जाए तो सबसे जो टॉप पर ज़ाहिर है फ़खर जमान और साइम अयूब आएंगे। 1 डाउन जो है वो साहिबजादा फरहान खेलेंगे और 2 डाउन के लिए मोहम्मद हारिस। नंबर 5 के लिए जो आएंगे वो आएंगे हसन नवाज और नंबर 6 के लिए सलमान अली आगा। इन दोनों में ऊपर नीचे हो सकता है। और नंबर 7 के लिए जो है वो खुशदिल शाह होंगे। नंबर 8 के लिए फ़हीम अशरफ होंगे। नंबर 9 के लिए इब्रार अहमद होंगे। नंबर 10 के लिए अब्बास अफरीदी होंगे और नंबर 11 के लिए जो है वो सुफियान मुकीम होंगे। अगर आप इसमें देखें तो आपके पास सुफियान मुकीम, इब्रार अहमद, खुशदिल शाह, ये तीनों स्पिनर के रोल में आपको अवेलेबल होंगे। 2 फास्ट आप खिलाएंगे, ज़्यादा चांस है एक अब्बास अफरीदी और एक फ़हीम अशरफ, वो ऑलराउंडर भी हैं। तो 5 बॉलर आपके पास ये हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखें तो छठा बॉलर आपको साइम अयूब भी गेंद करके दे सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि अगर पाकिस्तान समझता है तो पाकिस्तान जो है वो खुशदिल शाह या फ़हीम अशरफ की जगह कोई एक प्रॉपर बॉलर भी खिला सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी जो है सिनेरियो में देखते हुए कि वहाँ पर जो मैच होने वाला है ढाका में, अगर आप देखें 144 एवरेज स्कोर है वहाँ का, ज़्यादा रन्स बनता नहीं है। बैट फर्स्ट और बैट सेकंड दोनों एक तरह की परसेंटेज है, 31% और 32% मैचेस जीते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है वहाँ पर बैट फर्स्ट या बैट सेकंड में। नाइट में शायद ड्यू फैक्टर आने की वजह से थोड़ा बहुत हेल्प आउट हो जाए। और पाकिस्तान और अगर बांग्लादेश को हेड टू हेड देख लिया जाए तो अब तक 22 मैचेस में दोनों आमने सामने हुए, जिसमें पाकिस्तान को 19 मैचों में जीत मिली और बांग्लादेश को सिर्फ 3 मैचेस में जीत मिली। और अगर बात करें कि बांग्लादेश में होने वाले मैचेस में, तो 12 मैचेस खेले गए जिसमें 10 में से पाकिस्तान ने जीत हासिल की और 2 में बांग्लादेश ने। तो आप देख सकते हैं कि वाज़ेह डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 3-0 से डिफीट दी और बड़ा इजी मार्जिन से मारा। लेकिन अभी जो बांग्लादेश के लिए जो एक पॉजिटिव साइन है कि उन्होंने श्रीलंका को डिफीट दी है, तो उसको देखकर आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश अपने मुल्क में इतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा, उस अच्छा टफ टाइम देने की वो पोजीशन में होगा। लेकिन असल चीज़ मैं जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के ये लड़के फर्स्ट टाइम टूर कर रहे हैं बांग्लादेश का, और स्पिन ट्रैक पर ये किस तरीके की परफॉर्मेंस देंगे। स्पिनर इस टाइम हमारे पास अवेलेबल हैं, आप देखें इब्रार अहमद खेलेंगे, सुफियान मुकीम खेलेंगे, 2 तो ये प्रॉपर स्पिनर हो गए। इसके अलावा आप देखें सलमान अली आगा गेंद कर सकते हैं, इसके साथ साथ खुशदिल शाह गेंद करेंगे, इसके साथ साथ साइम अयूब गेंद करेंगे। तो स्पिनर भी आपके पास ढेर हैं। और ज़ाहिर है जो बॉलिंग है वहाँ पर फास्ट का इतना रोल नहीं है, तो अब्बास अफरीदी और जो है फ़हीम अशरफ, ये दोनों लड़के खेल सकते हैं। इसमें से अगर आप अब्बास अफरीदी तो खेलेंगे, फ़हीम अशरफ की जगह आप किसी और फास्ट को भी मौका दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि पाकिस्तान इसी तरीके से जाएगा। और पाकिस्तान को मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए। मुझे लगता है 70 to 80% चांस है कि पाकिस्तान ये मैच ईजीली विन करेगा। 20-30% चांस है कि बांग्लादेश शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता एक वन साइडेड गेम देखने को मिलेगी। सिर्फ जो असल चीज़ है वो क्या है कि स्पिन के अगेंस्ट पाकिस्तान कैसा खेलता है।
पाकिस्तान का रिकॉर्ड कोई खातर का अच्छा नहीं है, लेकिन मैं प्रीवियस परफॉर्मेंस की बेस पर देखते हुए और बांग्लादेश के अगेंस्ट क्योंकि हमारे लड़के ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, तो उसको देखते हुए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जीत लेगा और आसानी से जीत लेगा। तो देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।